शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का नवम पाठ जिसका नाम सिकता सेतु है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का प्रथम कालांश है। पहले हम लोग इस पाठ के परिचय को जानते हैं। पाठ परिचय। सबसे पहले तो इस पाठ का नाम है सिकता सेतु, जिसका अर्थ होगा बालू का पुल। अगर इस पद का समास विग्रह करें तो सिकताया सेतु होगा और यह तत्पुरुष समास होगा, चूँकि अंतिम पद प्रधान है। यहाँ बालू की बात न करके उससे बनने वाले पुल की बात की जा रही है और बालू का पुल आ रहा है तो का जो है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए सिकताया सेतु होगा। लता का जैसे षष्ठी विभक्ति में लताया होता है वैसे ही सिकता का सिकताया होगा। अब इसका परिचय जानते हैं। प्रस्तुत नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायो उपरि आधारितो अस्ति। अर्थात प्रस्तुत नाटक का अंश सोमदेव के द्वारा रचित है जो कथा सरित सागर के सप्तम लंबक यानी सप्तम अध्याय पर आधारित है। अगला लाइन है अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक के भाग में, इस नाटक के अंश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए यत्नशील किसी तपोदत्त नाम के बालक का चित्रण किया गया है जो तपोबल से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है यानी कोशिश करता है। अगला है तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान। उसे उचित मार्गदर्शन कराने के लिए, उचित रास्ता दिखाने के लिए वेश बदलकर भगवान इंद्र, देवराज इंद्र उसके समीप आते हैं, उसके पास आए। तत्र आगत्य, वहाँ आकर के देवराजः सिकताभिसेतु निर्माणार्थम प्रयतते। वहाँ देवराज आकर के बालू के द्वारा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर तपोदत्तः प्रहसन, तपोदत्त हंसते हुए वदति, बोलता है किमर्थम हो, अरे किस लिए, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, किस लिए बालू का पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, या गंगा के जल में, नदी के जल में किस लिए बालू के द्वारा पुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहम अपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तब देवराज इंद्र उसे उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, ज्ञान अर्जित कर सकते हो, तो मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण करने में सक्षम हो सकता हूँ या पुल बनाने में सक्षम हो सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं गत्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्तिं कामः गुरुकुलं गतवान्। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान, यानी देवराज का अभिप्राय जान करके विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में तपोदत्त चला जाता है। यानी गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक अभ्यास करने के लिए, अच्छे से अभ्यास करने के लिए तपोदत्त गुरुकुल चला जाता है। आगे देखते हैं। अब कुछ कवि परिचय के बारे में जानते हैं। कथा सरित सागर जो ग्रंथ है उसके रचयिता श्री सोमदेव भट्ट जी हैं, जो कश्मीर के निवासी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। ये कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे, सभा में रहने वाले विद्वान व्यक्ति थे। कवि ने रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की।
रानी जो सूर्यमती थी उनका मन बहलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ का मूल महाकवि गुणाढ़ की बृहत कथा में है। अब कुछ ग्रंथ परिचय जानते हैं। कथा शरीत सागर जो ग्रंथ है वो अनेक कथाओं का महासमुद्र है, यानी इसमें बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ में 18 लंबक यानी अध्याय हैं। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई है, यानी बड़े बड़े कथाओं की छोटी छोटी उपकथाएं भी दी गई है जिससे वह कथा समझ में आ सके। प्रस्तुत कथा रत्न प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। यह जो सिकता सेतु कथा है वह रत्न प्रभा नाम का लंबक है, अध्याय है, उससे यह लिया गया है। ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों को करने से होती है। यही इस कथा का सार है, यही इसका उद्देश्य है, या यही इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अगर अध्ययन करना हो, ज़्यादा विद्या अर्जित करनी हो, ज्ञान की प्राप्ति अच्छे तरीके से करनी हो तो हमें गुरु के समीप जाकर और विद्या अध्ययन करने से या उसकी बातें सुनने से या अक्षर ज्ञान सीखने से ही आती है। यही इस कथा का उद्देश्य बताया गया है। अब हम लोगों ने जो पाठ परिचय पढ़ा उसमें जो व्याकरण है उसको जानते हैं। जैसे कि नाट्यांशः वर्ड है, नाट्यांशः का संधि विच्छेद नाट्य जोड़ अंशः होगा। जो शब्द है वो है इत्यस्य, इति जोड़ अश्य, इसका संधि विच्छेद होगा और ये यण स्वर संधि होगा चूँकि ई का य बन रहा है। सप्तम अध्यायोपरि का संधि विच्छेद सप्तम जोड़ अध्याय जोड़ ऊपरी होगा। आधारितो अस्ति का संधि विच्छेद आधारितः जोड़ अस्ति होगा। यह विसर्ग का उत्तम संधि है। कश्चित का संधि विच्छेद कह जोड़ चित होगा और ये विसर्ग का सत्वम संधि होगा। प्राप्तुम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद प्र जोड़ आप जोड़ तुमुन होगा जिसका अर्थ प्राप्त करने के लिए होगा। अब आगे है आगतवान। आगतवान में कत्वतु प्रत्यय है, आ जोड़ गम जोड़ कत्वतु होगा। आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। दृष्टवा का दृष्ट जोड़ कत्वा होगा जिसका अर्थ देखकर होगा। प्रहसन में सत्री प्रत्यय है, प्र उपसर्ग होगा, हस धातु होगा और क्षत्रिय प्रत्यय होगा जिसका अर्थ हंसते हुए होगा। किमर्थम का संधि विच्छेद किम जोड़ अर्थम होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे कि श्रवणम वर्ड है, श्रवणम में ल्यूट प्रत्यय है, श्रु जोड़ ल्यूट श्रवणम। जैसे कि पठनम का पठ जोड़ ल्यूट होता है। वैसे ही आगे देखते हैं। जैसे कि कर्तुम है तो क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है जिसका अर्थ करने के लिए होगा। गतवान में कत्वतु प्रत्यय है, गम जोड़ कत्वतु होगा। ज्ञात्वा का ज्ञा जोड़ कत्वा होगा अर्थात जानकर होगा। अब हम लोग पाठ देखते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थों को जानेंगे। शब्दार्थ है बाल्ये अर्थात बचपन में, क्लेश्यमानः व्याकुल किया जाता हुआ, शोभते शोभा पाता है, अधितवान पढ़ा, गर्हितः अपमानित, ज्ञाति जनई जाति वाले लोगों के द्वारा, परिधानई वस्त्रों के द्वारा, शोभते शोभा पाता है, निर्मणि मणि रहित, अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करने के लिए, भोगी अर्थात सर्प, अलंकारई गहनों के द्वारा। अब हम लोग पाठ देखते हैं। पाठ है ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदतः, उसके बाद प्रवेश होता है तपस्या में लीन तपोदत का। उसके बाद तपोदत का प्रवेश होता है जो तपस्या में लीन रहता है। रतः यानी लीन। तपोदतः तपोदत कहता है अहम अस्मि तपोदतः, मैं तपोदत हूँ। अहम जोड़ अश्मी इसका संधि विच्छेद होगा और ये व्यंजन संधि होगा चूँकि म में हलंत है। आगे है बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्।
उधर्व निःश्वस्य। अब इसका अर्थ जानते हैं। बाल्ये अहम अस्मि तपोदतः का अर्थ मैं तपोदत हूँ। आगे है बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि। बचपन में पिता के चरणों के द्वारा क्लेश्यमानो अपि का अर्थ होगा चयन किए जाने पर भी या क्लेश किए जाने पर भी। विद्या न अधीतवान अस्मि। मैंने विद्या का अर्जन नहीं किया, विद्या अध्ययन नहीं किया। बचपन में पिताजी के द्वारा बेचैन करने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया या क्लेश करने पर भी मैंने विद्या अर्जित नहीं की। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। अर्थात उसके बाद इसीलिए परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा या मेरी जाति के लोगों, अपनी जाति के लोगों के द्वारा या संबंधियों के द्वारा अपमानित भी किया गया। उधर्वम निःश्वस्य यानी ऊपर की ओर सांस छोड़ के कहता है। हा विधे, हाय भाग्य। किम इदम मया कृतम, मेरे लिए यह सब क्या किया गया, ऐसा कैसे किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत्, कैसी बुरी बुद्धि थी तदा, तब कैसी मेरी बुरी बुद्धि थी। एतद् अपि न चिंतितम् यत्, यह भी नहीं सोचा कि। आगे है परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते। परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणी भोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणी भोगीव सभायां यदि वा गृहे। अर्थात वस्त्र तथा आभूषण से सुशोभित, आभूषणों से सुशोभित, किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सांप। परिधानई का अर्थ वस्त्रों के द्वारा होगा, अलंकारई का अर्थ गहनों के द्वारा होगा, भूषितो अपि यानी सुशोभित यानी सजे हुए होने पर भी न शोभते अच्छा नहीं लगता है। नरह वह मनुष्य अच्छा नहीं लगता है। निर्मणि भोगी वह बिल्कुल बिना मणि के अभाव वाले सर्प के जैसा लगता है। ऐसा सर्प, ऐसा सांप जिसके पास मणि न हो, ऐसा वो सभा में या घर में दिखाई पड़ता है। कोई कितना भी सुंदर वस्त्र पहना हो, कोई कितना भी गहना पहना हो, वह तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अगर किसी सांप के पास मणि नहीं होता तो वह सांप अच्छा नहीं लगता। वैसे ही वह व्यक्ति सभा में या घर में शोभा नहीं पाता है। हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका पहले व्याकरण जानते हैं। जैसे कि अहम अस्मि शब्द है, उसका संधि विच्छेद अहम जोड़ अस्मि होगा और ये व्यंजन संधि होगा। चूँकि म में हलंत है, उसके बाद अ है यानी स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि होगा। क्लेश्यमानः जोड़ अपि, क्लेश्यमानो अपि का संधि विच्छेद क्लेश्यमानः जोड़ अपि होगा और ये विसर्ग का उत्वम संधि होगा। न अधितवान अस्मि का संधि विच्छेद न जोड़ अधितवान जोड़ अस्मि होगा। आगे है गर्हितो अभवम। गर्हितो अभवम का संधि विच्छेद गर्हितः जोड़ अभवम होगा। ये भी विसर्ग का उत्वम संधि है। ज्ञाति जनैश्च का संधि विच्छेद ज्ञाति जनैः जोड़ च होगा। यह भी विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए विसर्ग का षत्वम संधि होगा। कृतम में कत प्रत्यय है, क्री धातु है और कत प्रत्यय है। दुर्बुद्धि का संधि विच्छेद दुह जोड़ बुद्धि होगा, विसर्ग का रत्वम संधि होगा। कीदृशी में इंगीप प्रत्यय लगा हुआ है, कीदृशः जोड़ इंगीप, इसका हम विभाजन कर सकते हैं। तदा यानी तब होगा और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय होगा। परिधानैर अलंकारैः भूषितो अपि का संधि विच्छेद परिधानैः पे विसर्ग होगा, जोड़ अलंकारैः जोड़ भूषितः जोड़ अपि होगा। परिधानैः पे विसर्ग दे देंगे, फिर अलंकारैः पे विसर्ग दे देंगे, फिर भूषितः लिखेंगे, फिर भूषितः पे भी विसर्ग होगा, जोड़ अपि होगा। क्योंकि परिधानैः के बाद र बन रहा है तो विसर्ग का र बन जाएगा, फिर अलंकारैः के बाद रेफ है तो वो भी विसर्ग का र बन जाएगा और भूषितः जोड़ अपि लिखेंगे तो यहाँ विसर्ग का उत्वम संधि होगा, ओ बन रहा है। आगे देखेंगे निर्मणि
भोगीवा का संधि विच्छेद निह जोड़ मणि जोड़ भोगी जोड़ ईवा होगा। निह जोड़ मणि जोड़ भोगी जोड़ ईवा होगा। निह यानी विसर्ग का रत्वम संधि होगा और यहाँ विसर्ग का विसर्ग का कह रहे हैं। भोगी ईव में जो संधि है भोगी जोड़ ईव, ये तो दीर्घ संधि है क्योंकि दो हर्ष उषा दो छोटी ई मिलके बड़ी ई बन रहा है। एतद अपि जो वर्ड है एतद अपि, उसका संधि विच्छेद एतत जोड़ अपि होगा। आगे है क्लेश्यमानः। क्लेश्यमानः में अगर प्रकृति प्रत्यय देखें तो क्लेश्य जोड़ शानच होगा। अधित्वान में अधि जोड़ ई जोड़ कत्वतु होगा। अधि हर्षिकारस्य होगा, जोड़ ई लिखेंगे, फिर हर्षव ई होगा तो दो हर्षव ई मिल के दीर्घ हो गया और उसके बाद कत्वतु लिखेंगे। चिंतितम में चिंत जोड़ कत होगा। आज के लिए बस इतना ही है। पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।